नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि इस समय हम सभी देश के वातावरण से सूचित हैं, जिस प्रकार की बर्बरता हमारे देश की बेटी के साथ कोलकाता में देखने को मिली है, यह पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली है। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारे देश की बेटियां, महिलाएं शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, सशक्त नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं। पर इस घटना ने इन सभी बातों को भी नकार दिया है। मेरे विचार से हम इन सभी घटनाओं पर विराम केवल कानून में परिवर्तन करके नहीं ला सकते। हाँ, एक सख्त कानून का होना जरूरी है जिससे कि हम इस प्रकार के अपराधों में विराम लगा सकें, पर केवल कानून में परिवर्तन लाके हम इन सभी घटनाओं पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें इन प्रकार की घटनाओं पर विराम लगाना है तो इसकी शुरुआत हमें अपने समाज से करनी होगी। हमें अपने समाज में, अपने वातावरण में इस प्रकार के जो है तो सुधार करने पड़ेंगे। कहते हैं कि एक जो बच्चा होता है उसका पहला विद्यालय उसका घर होता है, उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। तो हमें अपने घर के लड़कों से जब हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, शुरुआती शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें नैतिक मूल्यों की जानकारी दें। उनके आसपास एक स्वच्छ और निष्पक्ष वातावरण रखें जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी पे हमारे देश की बेटियों को, महिलाओं को इस प्रकार की घटनाओं का सामना ना करना पड़े। और आज इसी क्रम में मैं एक विशेष अधिनियम लेके आई हूँ आपके सामने, जो आपको आपके ऊपर होने वाली घटनाओं से जो जागरूक करेगा, ही साथ आपकी कई परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम उस अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं जिसका कि नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये जो अधिनियम है ये आपके कई परीक्षाओं में भी, अगर हम देखें, मुख्यतः अगर हम देखें तो महिला पर्यवेक्षक, जो आप सभी जानते होंगे परीक्षाएं होती हैं हर राज्यों में, तो उनमें एक अधिनियम और धाराओं का एक टॉपिक होता है जिसमें हम कई अधिनियम पढ़ते हैं महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। तो उस अधिनियम के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो आपकी कई परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ हमारे देश की बेटियों को जागरूक भी करेगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो अधिनियम है ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। 2005 का यह अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ठीक है, तो हम सभी धाराओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो मुख्यतः धाराएं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, हम केवल उन धाराओं पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 2 की। ठीक है, तो धारा 2 में जो है परिभाषाएं लिखी हुई हैं। ठीक है ना, तो उन कुछ मुख्य जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो धारा 2A है उसमें परिभाषा दी गई है व्यथित व्यक्ति की। ठीक है, तो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा यह है कि ऐसी कोई भी महिला जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रह रही है, जिसका अभिकथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा, ठीक है कि यहाँ पे आप इसको द्वारा कर लीजिएगा, द्वारा वह घरेलू हिंसा का शिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्यथित व्यक्ति कौन है। ठीक है ना, हम 2 उदाहरण लेते हैं कि एक महिला है और एक पुरुष है। मान लेते हैं कि महिला का नाम है मीना देवी और पुरुष का नाम है रामलाल। ठीक है, तो मीना देवी एक महिला है जिसपे जो रामलाल है वो उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ हिंसा करता है। तो यहाँ पे जो पीड़ित महिला है वह व्यथित व्यक्ति होगी और जो पुरुष उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो प्रत्यर्थी होगा। ठीक है, तो इस जो ये परिभाषा है इसमें यही लिखा हुआ है कि ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के घरेलू नातेदारी में है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, घरेलू नातेदारी मतलब उसके साथ उसका घरेलू रिश्ता हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि घरेलू नातेदारी क्या होता है। ठीक है ना, और जिसका यह कहना हो कि उस प्रत्यर्थी के द्वारा उस महिला पर हिंसा की जा रही है। तो जिस महिला पर हिंसा की जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यथित व्यक्ति, और जो पुरुष उसके ऊपर यह हिंसा कर रहा है वो कहलाएगा प्रत्यर्थी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है। ठीक है ना, घरेलू नातेदारी क्या है, माफ करें।
तो नातेदारी का अर्थ है दो लोगों के बीच ऐसे रिश्ते से है, जैसे रक्त संबंधी, विवाह हो या दत्तक संबंधी। रक्त संबंधी मतलब कि उसका कोई रक्त से संबंध रखने वाला उसके परिवार का कोई सदस्य है, या फिर विवाह संबंधी जैसे कि पति पत्नी, या दत्तक यानी गोद, जो गोद को कहते हैं दत्तक, गोद लिए हुए, ठीक है। तो ऐसे जो भी रिश्ते होंगे वो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इनके द्वारा अगर किसी महिला पर जो है हिंसा हो रही है, इसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी और घरेलू नातेदारी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। प्रत्यर्थी की जो परिभाषा है वो आगे हम अभी देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा है और 2F में घरेलू नातेदारी की परिभाषा है, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 2G के बारे में, ठीक है, जिसमें बात की गई है घरेलू हिंसा के बारे में, ठीक है। घरेलू हिंसा मतलब आपके जो घरेलू नातेदारी में आने वाले जो भी पुरुष व्यक्ति हैं वो आपके ऊपर या किसी महिला के ऊपर जो भी अत्याचार कर रहे हैं और उसके साथ घरेलू नातेदारी में हैं, तो वो घरेलू हिंसा कहलाएगी। इसकी जो परिभाषा है हम वो धारा 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि घरेलू हिंसा का अर्थ वही है जो धारा 3 में है। तो आगे जब हम धारा 3 पढ़ेंगे तो हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अगली जो हमारी धारा है वो है धारा 2Q, जिसमें प्रत्यर्थी व्यक्ति के बारे में बताया गया, जिसकी परिभाषा मैंने आपको पहले ही समझा दी है, ठीक है। तो प्रत्यर्थी कोई पुरुष व्यक्ति होगा जो व्यथित व्यक्ति से नातेदारी में होगा, और व्यथित व्यक्ति वो होगा जिस पर प्रत्यर्थी मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा जिस पर हिंसा की जा रही है, जिस महिला पर, वो व्यथित व्यक्ति है, और जिस पुरुष के द्वारा की जा रही है वह प्रत्यर्थी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं धारा 3 के बारे में, जिसमें परिभाषा किसकी दी गई है? घरेलू हिंसा की, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है, मैं इसे आपको सरल शब्दों में भी समझा दूंगी, ठीक है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसके मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है, या उसे संकटापन्न करता है, या उसकी ऐसा करने की प्रकृति है, और जिसके अंतर्गत निम्न व्यवहार आते हैं, जैसे कि शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, या फिर आर्थिक दुरुपयोग। तो किसी भी प्रत्यर्थी के द्वारा किसी भी व्यथित जो व्यक्ति है उस पर किसी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक, उसे किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही हो, या उसके साथ जो है तो उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो, ठीक है ना, उसका लैंगिक दुरुपयोग किया जा रहा हो, उसका शारीरिक दुरुपयोग किया जा रहा हो, उसे मौखिक या भावनात्मक रूप से जो है तो उस पर अत्याचार किया जा रहा हो, या आर्थिक रूप से, ठीक है। मौखिक रूप से कहने का मतलब है उसे अपशब्द बोले जा रहे हैं, ऐसे कोई शब्द जो उसे क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से दुरुपयोग मतलब उसके साथ मारपीट की जा रही है, लैंगिक प्रकार के जो दुरुपयोग उसके साथ किए जा रहे हैं, या फिर आर्थिक दुरुपयोग। इस प्रकार की कोई भी अगर हिंसा महिला पे की जा रही है तो वही जो परिभाषा, वही क्या कहलाएगा? घरेलू हिंसा कहलाएगी, जिसकी परिभाषा हमें धारा 3 में दी गई है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको धारा 3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं धारा 4 के बारे में, जिसमें लिखा गया है संरक्षण अधिकारी को जानकारी और दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व, ठीक है। तो मुख्यतः इस धारा में यह क्या पढ़ लेते हैं पहले हम, घरेलू हिंसा किया जा चुका हो, किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो किसी सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जानकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके आसपास आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ ऐसी घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप इसकी जो जानकारी है वो संरक्षण अधिकारी को दे सकते हैं, और ये जानकारी देने पर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। मुख्यतः कई बार क्या होता है कि लोग घटनाएं देखते हैं और वहीं से निकल जाते हैं, अत्याचार हो रहे हैं किसी के साथ देख रहे हैं, पर डर से कि अरे हम इसमें पड़ जाएंगे, हम फंस जाएंगे, इस कारण से वो जो है इसकी कंप्लेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साफ ये कहा गया है कि जो जानकारी देगा वो किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसे किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये धारा 4 में बोला गया है कि आपको क्या है, आपको अगर आपके आसपास ऐसा कोई लगता है कि किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसकी जानकारी आपको संरक्षण अधिकारी को देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं धारा
4 में ही लिखा गया है कि पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पीड़ित हैं, ठीक है ना, तो आप संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं। सेवा प्रदाता मतलब जो एनजीओ वगैरह होती हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो पीड़ित है उसके लिए पहला बिंदु जो है वो संरक्षण अधिकारी का ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो भी पीड़ित है उसको सबसे पहले संरक्षण अधिकारी के पास जाना चाहिए, ठीक है। जो संरक्षण अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष ये पूरी कार्यवाही, जो भी पीड़ित व्यक्ति ने उसके पास शिकायत दर्ज की है उस पूरी कार्यवाही को मजिस्ट्रेट के सामने जो है तो ठीक है शुरू करेगा। और जो पीड़ित है उसे एक सुरक्षित आश्रय देगा, एक आवास देगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की मारपीट की गई है जिससे कि उसके मतलब कि घायल है या किसी प्रकार की उसे समस्या है तो उसे चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराएगा कौन, संरक्षण अधिकारी, ठीक है ना। प्रत्येक राज्य सरकार जो होती है वो अपने राज्य में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है, ठीक है। तो ये सब आपका धारा 4 में दिया गया है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कुछ और धाराओं के बारे में। तो अगली धारा है हमारी धारा 5, ठीक है। तो धारा 5 में लिखा गया है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। तो यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मिलती है तो उनके द्वारा जो पीड़िता है उसे जागरूक करना होगा, उसे समझाना होगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ में हैं, ठीक है। कई बार महिलाएं क्या होती हैं कि उनके साथ अपराध हो रहे होते हैं पर वो डर से सामने नहीं आती हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझानी है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास उन्हें सब समझाना होगा कि उसे संरक्षण आदेश पाने का है, मतलब संरक्षण मिलेगा उसे, ठीक है ना, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता होगी उनके लिए, सेवा प्रदाता मतलब जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं वो भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता होगी उनके लिए और मुफ्त विधिक सहायता होगी, किसी भी प्रकार का जो पैसा है वो उन्हें नहीं लगेगा, तो उनके लिए मुफ्त विधिक सहायता होगी। ये सब बातें उन्हें समझानी होंगी, ठीक है, जिससे कि वो खुलकर सामने आए, ठीक है। अगली धारा की ओर बढ़ते हैं, वो है धारा 8, जिसमें क्या बात की गई है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगी जितने आवश्यक हो और जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप हो गया, तो जहां तक हो सकेगा महिलाएं होंगी। तो जो राज्य सरकार है हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जितना उन्हें आवश्यक लगे, और कोशिश ये की जाए कि जो संरक्षण अधिकारी हो महिलाएं हो, क्योंकि जो महिलाएं हो महिलाओं के साथ ही अपनी बातें खुलकर कर सकती है, तो कोशिश की जाएगी कि महिलाएं हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे उस पर पुरुष को भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली धारा है धारा 9, जिसमें संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया, ठीक है। तो एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति उनके पास शिकायत करता है तो उसकी कार्रवाई उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रारंभ करनी है, ठीक है। और क्या है, यदि व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंची है, अभी हमने पढ़ा, तो उसे चिकित्सीय निरीक्षण करवाना, मतलब यहाँ पे चिकित्सीय है, सुधार लीजिएगा, तो उसको जो है चिकित्सीय निरीक्षण करवाना, ठीक है। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको, क्योंकि उसे अपने घर पे रहने में फिर क्योंकि खतरा हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए एक आश्रय जो है तो सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना, ये सब जो कर्तव्य हैं ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं, ठीक है। अगली हमारी धारा है वो है धारा 10, जिसमें बात की गई है सेवा प्रदाता के बारे में। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक तरह के एनजीओ होते हैं, ठीक है। तो स्वैच्छिक संघ मतलब खुद की इच्छा से बनाया गया कोई संगठन है, ठीक है ना, जो महिलाओं और उनके हितों के लिए कार्य करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार में अपने आप को क्या करेगा, रजिस्टर करवा लेगा, पंजीकृत करवा लेगा, तो वो क्या कहलाएगी, सेवा प्रदाता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है कि अगर आप अपनी इच्छा से महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपनी जो तो अपना जो आप स्वैच्छिक अपनी जो संगठन है उसको आप सरकार के पास क्या करा लें, पंजीकृत करा लें, ठीक है। तो ये धारा 10 में बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है धारा 11, इसमें सरकार के कर्तव्य लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों को मीडिया, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से प्रचार करे तथा पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। मतलब
साफ तौर पे मोटे मोटे पे यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सरकार का कर्तव्य है वो लोगों को जागरूक करना। अब क्योंकि अपनी महिलाओं से संबंधित है तो महिलाओं को, अब चाहे वो किसी के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इस अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक करना है। तो ये कार्य किसका होगा? ये सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। और एक और अंतिम महत्वपूर्ण धारा है, वो है धारा 37, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो इस अधिनियम के संदर्भ में अगर केंद्र सरकार कोई नियम बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम आज हमने पढ़ा है और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुख्यतः हमारी जो बहनें हैं उनको इससे फ़ायदा मिला होगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि आज एक ऐसा समय है, ऐसा युग है जहाँ पर हमारी जो देश की बेटियाँ हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं। तो अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है, आपको लगता है चाहे वो छोटा सा ही अपराध क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटे से अपराध से ही एक बड़े अपराध की जो है शुरुआत होती है, तो आपको उसके लिए उसके प्रति जागरूक होना है और उसके जो खिलाफ आपको कदम उठाना है। ठीक है। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।